नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विस पे। साथ ही साथ बीपीएससी पीवाईक्यू के सीरीज में भी आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम लंबे समय से अपने यूट्यूब चैनल पे 2 सीरीज चला रहे हैं। एक बिहार स्पेशल की सीरीज, बिहार स्पेशल सीरीज जो कि सुबह 10:30 बजे, दूसरा पीवाईक्यू सीरीज जो शाम 6:30 बजे उपलब्ध होता है, और बीपीएससी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हम आपको एमसीक्यू फॉर्म में देते हैं पोस्ट सेक्शन में, जो आपको 2:30 बजे उपलब्ध होता है। तो अभी हम बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज के वीडियो लेकर के आए हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत चल रहा था, उसका ये सेकेंड लास्ट वीडियो होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बीपीएससी पीवाईक्यू का सीरीज में जो हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, ये किसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप 72वीं बीपीएससी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या 73वीं बीपीएससी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या बीपीएससी के किसी भी सीरीज का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, साथ ही साथ आप बीपीएससी सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है और उसका री एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की एग्ज़ाम कराना है वो देना चाहते हैं, बिहार में होने वाले बिहार दरोगा की एग्ज़ाम देना है आपको, बिहार पुलिस की एग्ज़ाम देना है, बिहार एसएससी की एग्ज़ाम देना है, साथ ही साथ बिहार के वो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं और भारत के भी वो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जहां आधुनिक भारत का इतिहास पूछा जाता है, उसके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम बात करेंगे कि इसका यूज कैसे करें। इस क्लास का यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को आंकने के लिए कि आपका तैयारी किस लेवल का है, आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएंगे। मॉडर्न सब्जेक्ट का नाम डालेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, फिर टॉपिक का नाम डालेंगे जो टॉपिक होगा। अब उस टॉपिक को में जैसे ही हम आपको प्रश्न दिखाएंगे, आप खुद से अपना आंसर देने का प्रयास करेंगे प्रश्न संख्या डालकर। जो प्रश्न सही होगा उसे सही करेंगे, जो गलत होगा उसे गलत करेंगे। फिर आप देखेंगे कि क्या आपके 90% प्रश्न सही हो रहा है। अगर यस तो बहुत अच्छी बात है, अगर नो तो फिर से अपने स्रोत को रिवीजन करें जहाँ से आप पढ़े हैं, या नहीं तो आपके स्रोत उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, आपके स्रोत से ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है, तो आप किसी अन्य स्रोत का भी सहारा लें। चलिए आज का पहला टॉपिक होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 और 16 अगस्त 1942। इसका सही जवाब होगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आइए 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक, अगस्त क्रांति मैदान जिसे कहते हैं, में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव मतलब भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ की औपचारिक शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हो गई। 9 अगस्त 1942 के नेताओं की गिरफ्तारियों के फलस्वरूप जनता में यह आंदोलन स्वतः ही स्फूर्त हो गया। अतः इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की व्यवहारिक शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित
पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं मद्रास में था। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, जो आपके एनालिसिस है वहाँ से ये बन जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि बम्बई में कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया था कब? 8 अगस्त 1942 को। अभी जो हम एनालिसिस किए हैं उसी से ये प्रश्न बन गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ? सरोजिनी नायडू सहित आगा खां पैलेस में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जब ये 6 जुलाई 1942 को वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा हुई कांग्रेस की कार्यकारी समिति में, उस समय थे समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जे.एल. नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जी.बी. पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, अरुणा आसफ अली, जे.वी. कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया, जिसे 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनाया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। अगला प्रश्न है जो कि 71वीं बीपीएससी 2025 में पूछा गया है, हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, लेटेस्ट है। प्रश्न संख्या 5, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? गांधी जी ने। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। यह कथन महात्मा गांधी जी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के अवसर पर दिया गया था। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसे बाद में अगस्त क्रांति मैदान कहा गया, में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध करो या मरो के मंत्र के रूप में यह बात कही। अपने भाषण में गांधी जी ने कहा कि भारतीयों को अब यह निश्चय कर लेना चाहिए कि या तो वे भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में न्यौछावर कर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए एनालिसिस को देखें। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। 9 अगस्त 1942 को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद एवं प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को गिरफ्तार कर लिया तो आंदोलन नेतृत्वहीन ही चला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है, क्विट इंडिया मूवमेंट से। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। नारा भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधन के बाद पास कर दिया गया। इस दौरान गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है कि हम तो भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय।
आइए, करो या मरो का नारा किसने दिया था और कब दिया था? तो ये महात्मा गांधी दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। आइए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, जो कि आपको 67वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए में है उषा मेहता, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान ऐसे आपको कहे तो वो एक लेखिका थी, तो ये कट जाएगा। सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उषा मेहता ने खुफिया रेडियो की संचालन की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का भूमिगत रूप से रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल का एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। आइए, अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 12, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। तो ये बंगाल और गुजरात में कम व्यापक हुआ, ज़्यादा हुआ कहाँ? बिहार एवं संयुक्त प्रांत में। तो इसके साथ होगा 1 और 4, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर आदि चंपारण स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन के मुख्य केंद्र रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, जो कि 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 का पूछा गया प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता का गठन किया था। तो उषा मेहता तो रेडियो के प्रसारण की थी। ऑप्शन ए में है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है चित्तू पांडे एवं ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। आइए पहले हम इसका एनालिसिस देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई कोसी नदी के कछार में स्थित एक द्वीप बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता का गठन किया था। कौन? जयप्रकाश नारायण ने। इसका गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्यामानंद सिंह, बैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? कथन और कारण का प्रश्न है। असेसन और रीजनिंग में दिया है, जो कि 40वीं बीपीएससी के समय भी बताई। 1995 में भी असेसन और रीजनिंग आता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। ये सही बात है। इसका विचार था कि इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन एक की सही व्याख्या आर नहीं कर रहा है। इसके साथ इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये वाला गलत है, रीजनिंग गलत है।
तो इसका आंसर होगा सी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रति सरकार सतारा में ये भी सही है, प्रजा सरकार मंडल तालछड़ में ये भी सही है, और ये जातीय सरकार तामलुक बंगाल में ये भी सही है, लेकिन गलत है कौन? रैयती सरकार खेरा गुजरात में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर समांतर सरकार बड़ी, प्रति संतान सतारा महाराष्ट्र में बना था, प्रजामंडल तालछड़ में, और जातीय सरकार बंगाल में, रैयती सरकार खेरा में नहीं बल्कि बारदोली गुजरात में हुआ था। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। हाँ, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। प्रश्न संख्या 1 इसका है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए। जनवरी 1941 में वह घर में नज़रबंदी से भाग गए। बिल्कुल सही है। और उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार की गठित किया। यह सही है, जबकि एक सही नहीं है। इसके साथ सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए, वह 1938 में कांग्रेस के 51वां वार्षिक सम्मेलन हरिपुरा गुजरात में हुआ था, न कि त्रिपुरी में, इसलिए कथन 1 गलत होगा। जो कूट 1 था उसमें हरिपुरा सत्र की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुई 1939 में सुभाष चंद्र बोस की ही अध्यक्षता में हुआ था। लेकिन बाद में उन्होंने इस पद से त्याग दे दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जनवरी 1941 में रात के समय घर से भेष बदलकर फरार होकर कलकत्ता से निकलने की योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। अतः सही विकल्प इसका ऑप्शन बी है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, जो कि 2 बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप देख सकते हैं 2000 में, फिर 2008 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो इसका सीधा सा जवाब है और इजी क्वेश्चन में आएगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। आइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 2019 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 हरिपुरा एवं वर्ष 1939 त्रिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1938 एवं 1939 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1938 में कहाँ हुआ? हरिपुरा में, जबकि त्रिपुरा में हुआ 1939 में। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, जबकि त्रिपुरा मध्य प्रदेश में। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। जर्मनी में स्थित भारतीय सैनिक फ्री इंडिया लीजन, इंडियन फ्री लीजन द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया गया। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3,
सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी शब्द किस द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जर्मनी द्वारा। जर्मनी के चांसलर ने उन्हें नेताजी की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। आइए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है, किसने आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली चलो की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? तो ये सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। ये कि लेटेस्ट बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये इजी प्रश्न में आएगा। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का प्रारंभिक गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सहायता से किया गया था। प्रारंभिक चरण में इनके संगठन में कैप्टन मोहन सिंह और राम बिहारी बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, परंतु बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ गया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को संगठित किया, दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जो कि आपको बीपीएससी सीजीपीए प्रीलिम्स एग्जाम 2022 में पूछा गया है। किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन की विफलता। ऑप्शन बी है शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन की अस्वीकारता। ऑप्शन डी है आज़ाद हिंद फौज की सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान तथा शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह जैसी घटनाओं से ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचा था। इन घटनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने यह घोषणा की कि इससे ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत को एक बड़ा झटका लगा था। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1942 में। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी, अन्य नाम आज़ाद हिंद फौज, का गठन 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, जबकि जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन के प्रस्तावों में INA इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीय द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल फॉर एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। रास बिहारी बोस काउंसिल फॉर एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि KPK मेनन, मेधाम राघव नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु राम बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उसके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। INA का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचे 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण किया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा दी जाती है। इसे ही हिंदी में आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। आइए
अगला प्रश्न है जो हम एनालिसिस किए हैं, जस्ट वहीं से प्रश्न बना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने की में सहायता की। तो इसका सही जवाब अभी हम एनालिसिस किए थे, सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जनरल मोहन सिंह ने। आइए प्रश्न संख्या 9 है, जो कहता है कि प्रश्न संख्या 9 कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन थे। तो ये मोहन सिंह थे, बाद में इसका कमान संभाले सुभाष चंद्र बोस जी ने। आईएनए किसके दिमाग की उपज है? ये मोहन सिंह की दिमाग की उपज है। मोहन सिंह ऐसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। कौन से वकील थे जो आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए थे? तो ये थे भूला भाई देसाई। इसका सही जवाब होगा भूला भाई देसाई। वर्ष 1945 के प्रारंभ हुए लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे। भूला भाई देसाई आज़ाद हिंद बचाओ समिति के मुख्य वरिष्ठ वकील थे। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी कहाँ? सिंगापुर में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सिंगापुर द्वीप पर किया गया, किंतु सिंगापुर द्वीप जापान के अधीन 1942 से 45 तक था। जापान का अधिकार से पूर्व सिंगापुर ब्रिटिश मलय का अंश था। अगला प्रश्न वही रिपीट है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज का अस्तित्व कहाँ आई अस्तित्व में? सिंगापुर में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न है जो कि 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 का पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारत के अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी थी? तो 9 देशों ने जापान सहित मान्यता दिए थे। अक्टूबर 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार को 9 देशों ने मान्यता दी थी। ये देश मुख्यतः ध्रुवीय शक्तियाँ और जापान द्वारा समर्थित शासन थे। मान्यता देने वाले देशों की सूची है जापान, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार, फिलीपींस, मात्सुको, वांग जैन शासन और क्रोएशिया। कुछ स्रोतों में स्लोवाकिया या अन्य ध्रुवीय संबंध देश का उल्लेख हो सकता है, लेकिन व्यापक रूप में स्वीकृत देश की संख्या 9 ही है। हालांकि ये मान्यताएं प्रतीकात्मक थी, माने प्रतीक के रूप में था। आइए प्रश्न संख्या 15, अगला प्रश्न है जो कि बीपीएससी टीआरई जुलाई 2024 में पूछा गया है। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो यह है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, सही जवाब। इक्कीस अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में
निर्वासित भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई थी। इसे आज़ाद हिंद या स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। प्रश्न संख्या 17। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या रखा? स्वराज द्वीप। क्या रखा? स्वराज द्वीप। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 45 अंडमान और निकोबार द्वीप ब्रिटिश सरकार के हाथों से फिसलकर 1942 में जापान के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इस द्वीप पर जापान का अधिकार वर्ष 1945 तक बना रहा, जब तक ब्रिटिश सरकार द्वारा इस द्वीप पर पुनः अधिकार न कर लिया गया। नवंबर 1943 में जापान सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को प्रतीकात्मक रूप से सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार को सौंप दिया। इस द्वीप की कमान सौंपे जाने के उपरांत नेताजी ने निकोबार द्वीप को स्वराज एवं अंडमान को शहीद रखा। अंडमान को शहीद द्वीप जबकि निकोबार को स्वराज द्वीप। अच्छा, हम इसको बोलते कैसे हैं? अंडमान निकोबार, निकोबार अंडमान नहीं बोलते, अंडमान निकोबार बोलते हैं। तो पहले शहीद, अरे पहले शहीद हुए हमारे देश के शहीद जवानों ने, फिर हमें स्वराज की प्राप्ति हुई। तो शहीद और स्वराज, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, जो कि 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुए नहीं थे? तो ये थे S.A. डांगे। बाकी बात जो सभी दिया हुआ है, प्रेम सिंह सहगल, जनरल मोहन सिंह, शाहनवाज खान, ये सभी आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। विकल्पों में से प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और जनरल मोहन सिंह का संबंध आज़ाद हिंद फौज से है, जबकि श्रीपद अमृत डांगे का संबंध भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन से है, न कि आज़ाद हिंद फौज से। अतः विकल्प ए सही है। विकल्पों के त्रुटिवश प्रेम कुमार सहगल को प्रेम सिंह सहगल लिख दिया गया है। तो उतना तो ये तो बीपीएससी की खानदानी है, उतना चलता रहता है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1946 में। सही जवाब ऑप्शन बी। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1946 में हुआ था। 18 फरवरी 1946 को लगभग 1100 भारतीय नौसेना के सैनिकों ने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। इस टॉपिक का शायद लास्ट प्रश्न ही है। प्रश्न संख्या 20। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्य में से एक सदस्य भारत की नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद प्रयागराज में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। आइए अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना, जो इसका पहला प्रश्न जो कि 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 में पूछा गया है। हालांकि ये इसको हम थोड़ा मध्यम स्तर के प्रश्न में रखेंगे। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? अब कुट 1 में दिया है एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, नहीं। कुट 2 में है सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ये सही है।
पाकिस्तान के लिए झींगा की मांग के ब्यौरा पर काम करने के लिए। 3 भी नहीं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 2। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में जिसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा 2 अन्य सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे, भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पी लॉरेंस। आइए अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? प्रश्न संख्या 3 है फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942 एवं मई 1942। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 को कराची तत्कालीन भारत आया। 24 मार्च 1946 को यह दिल्ली पहुंचा। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। कौन था उस समय? भारत के सचिव। तथा अन्य 2 सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड का, तथा एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, क्योंकि सर स्टेफेन क्रिप्स, अलेक्जेंडर एवं पैथिक लॉरेंस थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रैमजे मैकडोनाल्ड भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफेन क्रिप्स एवं अलेक्जेंडर थे, तो कौन नहीं होगा? बेवेल नहीं थे। देखिए कितना बार प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है, इसलिए आप याद कर लेंगे। एबी अलेक्जेंडर भी थे, पी लॉरेंस भी थे, कौन नहीं थे? जे एंड्रूज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो वे थे अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अब्दुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की। अगला टॉपिक होगा अंतरिम सरकार का गठन 1946। प्रश्न संख्या 1 है इसका, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां। ऑप्शन ए सही जवाब। पुनर्गठित अंतरिम सरकार अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास, गृह विभाग सरदार पटेल के पास तथा विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। इसे हम थोड़ा याद कर लेते हैं कैसे कि आधुनिक वित्त मंत्री कौन है? जो प्याज महंगा होता है तो प्याज खाना छोड़ देती है, निर्मला सीतारमन। जिसे महंगाई नहीं संभाल रहा है, कौन है? निर्मला सीतारमन। अरे सीखना है तो कुछ अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री से सीखो। किससे? लियाकत अली खान से। गृह मंत्री, ये तो मार दंगा यही करवाता रहता है। कौन? अमित शाह। लेकिन उस समय के गृह मंत्री थे सरदार पटेल, जिन्होंने हैदराबाद को इंडिया में मिलाया, तो सरदार पटेल हो गए। और विदेशी मामले के मंत्री कौन है? विदेश मंत्री एस जयशंकर। उस समय थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2,
वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले हैं? प्रथम राष्ट्रपति थे वो बिहार के, तो बिहार में कृषि अधिक होता है तो वह खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत 2 सितंबर 1946 को भारत का अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला प्रश्न भी वही पूछ रहा है कि जो 1946 में अंतरिम सरकार बना था, राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग, ऑप्शन डी सही जवाब। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रश्न संख्या 4 में 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल का श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग सौंपा गया था जगजीवन राम जी को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। उन्नीस सौ 1946 में बनी अंतरिम सरकार में श्रम विभाग बाबू जगजीवन राम को दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। सैयद अली जाहिर को विधि और संचार विभाग दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन बी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में देशी रियासतें, राज्य विभाग, गृह विभाग एवं प्रसारण विभाग दिया गया था। चलिए, तो अभी तो हम आपसे एक टॉपिक वादा किए थे। कौन सा? भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। वो ऐसा टॉपिक है जिसे बार बार पढ़ने के बाद भी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं उसे यूट्यूब पर पढ़ाने के आपसे वादा किया था। उसका कंटेंट रेडी हो गया है, बहुत जल्द ही लाऊंगा यूट्यूब पे। साथ ही साथ आज दूसरा वादा भी कर रहा हूं कि जिस प्रकार से क्वेश्चन हम देखे हैं अंतरिम सरकार से, 1 सेकेंड मुझे डायरी मेंटेन कर लीजिए, नहीं दीजिए। जिस प्रकार से क्वेश्चन हमने देखा है अंतरिम सरकार से, तो एक क्या था? गवर्नर जनरल तथा वायसराय, ये पढ़ाना। और दूसरा टॉपिक अंतरिम सरकार। आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि बीपीएससी एग्जाम से पहले ही मैं अंतरिम सरकार भी कवर कर दूंगा। गवर्नर जनरल का कंटेंट तैयार हो गया है, वो वीडियो बन के शेड्यूल के हिसाब से आपके पास पहुंच जाएगा। मैं लूसेंट का चित्रात्मक प्रस्तुति पढ़ाने वाला हूं, किंतु वो बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन उसके बाद आएगा। उसी के कुछ टॉपिक हैं जो बीपीएससी में अत्यधिक अधिक पूछा जाता है, जो लूसेंट से कवर किया जा सकता है। उस 2 टॉपिक को, गवर्नर जनरल साथ ही साथ अंतरिम सरकार को, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले अवश्य हम उपलब्ध करा देंगे। वो चित्रात्मक प्रस्तुति होगा, आप उसे प्रिंट आउट करा करके लास्ट टाइम में भी रिवीजन करने के लिए रख लेंगे। पीडीएफ प्रिंटेड फॉर्म में भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आइए, अगला टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो एटली जी ने कहे थे कि जून 1948 तक हम वापस ले लेंगे, जबकि उससे साल भर पहले ही अपना देश आज़ाद हो गया। इसको थोड़ा बड़ा करके ही रिवीजन करना अच्छा रहेगा।
आइए, 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों की सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु साथ ही यह भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न लिया गया हो तो इस बात पर ब्रिटिश सरकार को विचार करना होगा कि ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार की शक्तियाँ किसके पास दी जाए, किसी केंद्रीय सरकार को या कुछ क्षेत्रीय प्रांत सरकारों को या भारतीय जनता के हित में उचित समझे जाने वाले किसी अन्य तरीकों को। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। इसका कार्य भारत में ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्होंने सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी थी। तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत में से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? 16 जुलाई 1947 को। आइए हम इसके एनालिसिस को देखते हैं। माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात विधेयक को शाही स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जो कि 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 में पूछा गया है। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग के नेतृत्व किया था? तो ये आज भी रेडफिल्प सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, तो ये रेडफिल्प जी ने इसके नेतृत्व किए थे। 30 जून 1947 को बंगाल सीमा आयोग और पंजाब सीमा आयोग बनाया गया। इस आयोग की अध्यक्ष रेडक्लिफ को बनाया गया। रेडक्लिफ अवार्ड रिपोर्ट के आधार पर पंजाब और बंगाल की विभाजन सीमाएं तय हुई, जिसके बाद में संबंधित हिस्सों को भारत पाकिस्तान सीमा के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार पटेल जी के। माउंटबेटन ने घोषणा की कि विभाजन उपरांत अस्तित्व में आए 2 देश भारत और पाकिस्तान से पड़ने वाले देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा अलग अलग स्टेट डिपार्टमेंट करेंगे। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेटस डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और पीएन मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, ऑप्शन ए। भारत विभाजन सत्ता हस्तांतरण के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये नवंबर 1946 में मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जेबी कृपलानी ने। स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी ही
कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 1947 में सत्ता हस्तांतरण के समय, कहाँ चल गया जी, सॉरी, अंतरिम सरकार का गठन हो गया था, ये टॉपिक पढ़ा रहे थे। हाँ, प्रश्न संख्या 7 था। तो ये सत्ता हस्तांतरण के समय अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, आप जानते हैं। अगला प्रश्न भी वही है कि 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। आप इस बात को याद रखेंगे क्योंकि बार बार रिपीट होकर पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न संख्या 9, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियां में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो इसमें थी लेबर पार्टी, ये नहीं होगा, लेबर पार्टी, ऑप्शन डी। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट आर एटली प्रधानमंत्री थे, उनका कार्यकाल 1945 से 51 था। उस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1947 तक के पहले ही उत्तरदायी सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। आइए, तो आज के लिए इतना ही।